नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन में शांति के लिए वाशिंगटन में एक और महामुलाकात। यूरोप के शीर्ष नेतृत्व के साथ जेलेंस्की की ट्रंप के साथ बैठक। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा द्विपक्षीय बैठक की करेंगे कोशिश, लोगों की जान बचाना प्राथमिकता। जेलेंस्की ने वार्ता को बताया सार्थक। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन। अलास्का बैठक का विवरण किया साझा। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के समर्थन को दोहराया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय संबंधों सहित आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर हुई बात। डॉक्टर एस जयशंकर ने सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता को रिश्तों की सकारात्मक गति के लिए बताया जरूरी। अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। अंतरिक्ष में अपने अनुभवों को प्रधानमंत्री के साथ किया साझा। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई नाराजगी। निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश, प्रवर समिति को भेजा गया। भारतीय पत्तन विधेयक 2025 राज्यसभा से पारित। और वोट चोरी के आरोप पर भाजपा का विपक्ष पर निशाना। कहा लगातार हार ने बढ़ाई कांग्रेस की हताशा। कहा विरासत से नहीं, सेवा से मिलता है सिंहासन। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने पर की विपक्ष की आलोचना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का में हुई अपनी बैठक के बारे में विवरण साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत हमेशा से यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और संवाद कूटनीति के माध्यम से विवाद सुलझाने का पक्षधर रहा है। उन्होंने इस संबंध में उठाए जाने वाले हर प्रयास के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और भारत रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही उन्होंने आपसी संपर्क बनाए रखने पर भी सहमति जताई। इससे पहले 8 अगस्त को भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। उस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों की जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया था और भारत की स्थायी नीति दोहराई थी कि किसी भी संघर्ष का समाधान केवल शांतिपूर्ण संवाद और कूटनीति से ही संभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाले 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पुतिन की आखिरी भारत यात्रा दिसंबर 2021 में हुई थी, जब उन्होंने नई दिल्ली में 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्ष रूस के 2 अहम दौरे किए थे, जिनमें जुलाई में वो 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन और अक्टूबर में कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की, टेलीफोन पर ये बातचीत हुई जिसमें उन्होंने अब राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जिस तरह की उनकी बैठक रही उसका विवरण भी साझा किया। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि इससे पहले भी दोनों के बीच हमने देखा था किस तरीके से बात हुई थी, लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो कि पक्षधर रहे हैं किस तरीके से शांति और संवाद के जरिए जो समाधान है वो निकाला जा सकता है। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बातचीत की और अलास्का में ट्रंप के साथ हुई वार्ता की जानकारी दी थी, इस पर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को उनके फ़ोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। भारत ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान प्रदान की आशा करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला को गले लगाया।
शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी की खींची गई तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में अपने अनुभवों को प्रधानमंत्री के साथ साझा भी किया। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा कि शुभांशु शुक्ला के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने अंतरिक्ष में उनके अनुभवों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति और भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन सहित कई विषयों पर चर्चा की। भारत को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है। संसद का मानसून सत्र अपने समापन की ओर पहुंच गया है, लेकिन सत्र की शुरुआत से लेकर अभी तक विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर संसद में लगातार हंगामा कर रहा है। आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्षी शोर शराबे के चलते विधायी कामकाज बाधित रहा। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के गतिरोध पर नाराजगी जाहिर भी की, तो सरकार की ओर से भी विपक्षी दलों के द्वारा संसद में गतिरोध को पैदा करने पर सख्त एतराज जाहिर किया गया। संसद का मॉनसून सत्र अब अपने समापन की तरफ है, लेकिन विपक्षी दलों का हंगामा लगातार जारी है। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों के हंगामों के चलते कामकाज प्रभावित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के कुछ सांसदों के सदन में व्यवहार को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे। इससे पहले संसद भवन परिसर में भी विपक्षी दलों ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दलों की टिप्पणियों पर बीजेपी ने कहा कि विपक्षी दलों के नेता मर्यादा का ध्यान नहीं रख रहे। इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है अधिकारी तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा? इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि जो घुसपैठिए हैं किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग न ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। घुसपैठियों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, तुष्टीकरण की राजनीति को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करती रही है। और संवैधानिक संस्थाओं को गाली देने का इनका रिकॉर्ड पुराना है। दोपहर बाद लोकसभा में अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार किसी भारतीय के पहुंचने और विकसित भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व के मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन में ज्यादा देर तक चर्चा नहीं हो पाई। एक के बाद एक स्पेस रिफॉर्म्स लाई गई जो कभी किसी ने ना सोचा, ना कल्पना की, ना तस्वुर किया। ऐसे ऐसे कदम उठाए गए। अंतरिक्ष के विभाग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। केवल एक ऐसे प्रधानमंत्री हु हैज द करेज ऑफ कन्विक्शन टू ब्रेक द टैबूज ऑफ द पास्ट एंड टू टेक पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस एंड टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस। देखते ही देखते कुछ एक वर्षों में जहां हमारी स्पेस इकोनॉमी केवल नाम मात्र हुआ करती थी, आज 8 बिलियन US डॉलर तक जा पहुंची है। जहां कुछ वर्ष पहले तक किसी को यह अंदाजा ना था कि स्पेस में भी स्टार्टअप हो सकते हैं, आज वहां 300 से अधिक स्टार्टअप है और उनमें से बहुत सारे विश्व स्तरीय, वर्ल्ड क्लास। It is a tradition that whenever India achieves something big, the parliament always stands to honor them. Captain Shubhanshu Shukla has achieved a tremendous success by being the first Indian to reach the International Space Station. He has successfully come back to India. It is the duty of the Parliament of India to felicitate him, to honor him. लोकसभा में शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यात्रा पर विशेष चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष की आलोचना की। रक्षा मंत्री ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, ये चर्चा भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और विकसित भारत 2047 में इसकी भूमिका जैसे विषय पर थी, जो देश की वैज्ञानिक प्रगति,
राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी है। ऐसे गंभीर विषयों पर विपक्ष का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में विपक्ष को चर्चा में भाग लेकर रचनात्मक सुझाव देने चाहिए थे, बजाय सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक और वैज्ञानिक मुद्दों को कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। संसद के मानसून सत्र में अब केवल 3 दिन बचे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्षी दलों के रुख में कोई बदलाव होगा या फिर इसी तरह वे दोनों सदनों की कार्रवाई को बाधित करते रहेंगे। ऋषि कुमार और राजेश राज के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। विपक्षी दलों के गतिरोध के बीच आज संसद में कुछ महत्वपूर्ण विधायी कामकाज देखने को मिला। लोकसभा में आज सरकार ने जनविश्वास संशोधन बिल पेश किया गया। इसके माध्यम से 350 से अधिक प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाने के लिए छोटे अपराधों में सजा का प्रावधान खत्म करने के साथ युक्तिसंगत बनाना है। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2025 भी पेश किया, तो राज्यसभा में भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पारित किया गया। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज भी आगे बढ़ाया जा रहा है। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर शुरू होने पर संसद में जन विश्वास संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल को लोकसभा की प्रवर समिति को भेज दिया गया है। इस विधेयक के माध्यम से 350 से ज्यादा प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। इस कदम से देश में व्यवसाय के लिए अधिक अनुकूल और नागरिक केंद्रित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। यह विधेयक देश के कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाने के लिए छोटे अपराधों में सजा का प्रावधान खत्म करने के साथ युक्त संगत बनाने के लिए कुछ नियमों में संशोधन करना है। I rise to move for leave to introduce the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2025 to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing offences to further enhance trust-based governance for ease of living and doing business. वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 भी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश किया। ये बिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017 में और संशोधन के साथ लाया गया है। इसके बाद हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। 2 बजे के बाद भी लोकसभा में हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्रवाई ज्यादा देर नहीं चल पाई। The issue which they wanted to raise cannot be raised according to the rules of business as set by, and it has been expressed by you and by the chair many times. They have got no interest in discussion, and I would like to bring on record. Let's have order in the house. That they have wasted. Let's have order in the house. 69 hours, 1 minute of this house. 69 hours have been wasted. उधर राज्यसभा में दोपहर बाद भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पारित करा लिया गया। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Ports are the gateway of growth. Ports through which we could connect the world. I have always been saying, water is the wisdom, water is the wealth, water is the weather, water is the world. Realizing this available resources in the waterways, Honorable Prime Minister has developed this vision. Maritime India Vision 2030, Maritime Ambedkar Vision 2047. But during the Congress regime, they didn't have any vision. गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र का ये आखिरी सप्ताह है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते कामकाज को लेकर अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई। ऐसे में देखना होगा कि बाकी बचे दिनों में क्या विधायी कामकाज में कुछ और प्रगति हो पाएगी। शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों के रोडमैप पर विचार विमर्श के लिए कुछ स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य तीव्र और व्यापक सुधार लाना है, जिससे जीवन की सुगमता बढ़ेगी, कारोबार में आसानी होगी और समावेशी समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। उच्च स्तरीय बैठक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि अगली पीढ़ी के सुधारों के रोडमैप पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। हम सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे जीवन की सुगमता बढ़ेगी, कारोबार में आसानी होगी और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। एसआईआर के मुद्दे पर बीते लंबे समय से पक्ष विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। इंडी गठबंधन के नेताओं ने फिर से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए, तो बीजेपी ने विपक्षी दलों पर बिना सबूत के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। इस बीच एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में भी राजनीतिक बयानबाजी जारी है।
बिहार में विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर डेली बुलेटिन जारी किया। इस बुलेटिन के मुताबिक 1 अगस्त से 18 अगस्त के बीच किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अब केवल 14 दिन बचे हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि पिछले 18 दिनों में पात्र मतदाताओं को शामिल करने और अपात्र मतदाताओं को हटाने के लिए 45,616 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7 दिन बाद 1,348 का निपटान किया गया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार से शुरू वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा है कि जो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं उसके पीछे केवल एक ही मंशा है कि किस प्रकार से घूसपैठियों को बचाया जाए। तो वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग वोट चोरी बरकरार रखना चाहते हैं। जो यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं उसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा केवल एक ही मात्र है और वह मंशा है किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाया जाए। इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि जो घुसपैठिए हैं किस प्रकार से उनको क्लेंजिंग की जाए, वो इलेक्टोरल रोल में नहीं आए और वो इलेक्शन में भाग न ले सके। ये अधिकार उनको नहीं है वोट देने का। लोकतंत्र बचना चाहिए, वोट देने का अधिकार बचना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव आयोग रहना चाहिए। यही काम हम कर रहे हैं। इस बीच लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद में मतदाता अधिकार यात्रा निकाली, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने बिहार को लूटा आज वोट चोरी की बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप हो वही व्यक्ति चोरी की बात करे। जिस व्यक्ति ने बिहार का चारा चोराया हो, जिस व्यक्ति ने हलकतरा पिया हो, जिस व्यक्ति ने रेलवे के जमीन लिया हो, उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चोरी करके ये लोग सीनाजोरी वाले लोग। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर के मुद्दे पर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, पर विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एसआईआर को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उपराष्ट्रपति पद को लेकर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का नाम तय हो चुका है। राधाकृष्णन आज दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर कई केंद्रीय मंत्रियों और दिल्ली की सीएम ने उनका स्वागत किया। राधाकृष्णन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। एनडीए अपने उम्मीदवार के लिए विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने में भी जुटा हुआ है। तो इस बीच अगर बात की जाए, कई खासतौर से विपक्षी दलों ने भी अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। संसद के दोनों सदनों के सांसदों के अंकगणित के लिहाज से एनडीए का पलड़ा भारी है। एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, के राम मोहन नायडू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेताओं ने स्वागत किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बधाई भी दी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर एनडीए नेताओं के फ्लोर्स लीडर की बैठक हुई। मंगलवार को सीपी राधाकृष्णन का एनडीए के नेताओं के साथ एक औपचारिक परिचय कराया जाएगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि एनडीए के सभी लीडर्स ने प्रधानमंत्री जी को एक अच्छे उम्मीदवार के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने विपक्ष द्वारा एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने की उम्मीद जताई है। एनडीए के उम्मीदवार का नामांकन 20 तारीख को 11 बजे होगा। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए मुख्य प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 20 प्रस्तावक एनडीए के उम्मीदवार के लिए प्रस्ताव रखेंगे। एनडीए के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का कैंडिडेट आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी दिल्ली पहुंचा है, तो अभी एनडीए के फ्लोर लीडर्स के साथ एक इंट्रोडक्टरी बैठक हुई है। हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी जैसे शख्सियत को उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। एनडीए के सभी लीडर्स ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है।
सूत्रों के मुताबिक एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए समर्थन जुटाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाईएसआरसीपी अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी से बातचीत की है। इस बातचीत के बाद वाईएसआरसीपी सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन करेगी। इस बीच चुनावी समीकरणों और नंबर गेम ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। चुनाव के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कुल 782 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र हैं, जिसमें 542 लोकसभा और 240 राज्यसभा के हैं। चुनाव में बहुमत के लिए 392 सांसदों की जरूरत होगी। वहीं सरकार के पक्ष में 427 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है, जिसमें 293 लोकसभा और 134 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। इसके इतर विपक्ष के पास 355 सांसदों का गणित है, जिसमें 249 लोकसभा और 106 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। बाकी 133 सांसद किसका समर्थन करेंगे, ये चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। इस बीच उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर विपक्षी दलों की बैठक भी हुई। बीजेपी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल और अपने कद्दावर नेता सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और वो वहां से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिका के वॉशिंगटन में यूक्रेन रूस संघर्ष में निर्णायक फैसले को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शांति समझौते समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में जेलेंस्की के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, नाटो के महासचिव, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और इटली की प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक की सराहना की। ट्रंप ने कहा कि जब त्रिपक्षीय बैठक होगी तो निश्चित तौर पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन कोई सार्थक कदम उठाएंगे जो प्रभावित लोगों के लिए लाभदायक होगा। I think you'll see that President Putin really would like to do something else. I think when we set that up, when we do, I think it's going to be when, not if. I think you're going to see some really positive moves. I know there's over 1,000 prisoners, and I know they're going to release them. Maybe they're going to release them very soon, like immediately, which I think is great. But we're going to set that up today after this meeting. So very good and great remarks. I appreciate it. इस मुलाकात के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी पर ट्रंप के रुख की सराहना की। People and all of us want to finish this war, stop Russia and stop this war. We spoke about it and we will speak more about security guarantees. This is very important that the United States gives such strong signal and is ready for security guarantees. यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस संघर्ष के दौरान को अगर बात की जाए तो इसको खत्म करने की दिशा में ट्रंप निर्णायक भूमिका में है। ट्रंप के इस कदम से हजारों यूक्रेनी बच्चों का भी भला होगा जो अपने परिवार से कई वर्षों से दूर हैं। Direction very important to exchange all the prisoners, and I think that President will help. And I was very thankful to your wife again, Mr. President, for the letter about our abducted children, and I hope that really it can be a historic role for the people to bring kids back to the families and be happy. Get the people back, yeah. Yes, this is so important, and I'm happy that we discussed it. इस दौरान बैठक के सभी पक्षों में भविष्य में जल्द से जल्द संघर्ष को खत्म करने को लेकर त्रिपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी इसका समर्थन किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि निश्चित तौर पर इस कदम से दोनों पक्ष के लोगों को फायदा होगा। We will discuss on the level of leaders during trilateral meeting, and President Trump will try to organize such meeting, and he said that he will come or not come. Ukraine will be happy if you will both participate. Want me there, I will be there. Yeah, yeah, you know that. Thank you. And I think this is very important. Yes, so security guarantees, bringing kids back. सोमवार शाम को दिल्ली स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में तन समर्पित मन समर्पित नामक पुस्तक के लोकार्पण का आयोजन किया गया। ये पुस्तक स्वर्गीय रमेश प्रकाश जी की जीवन यात्रा पर आधारित है, जिसे सुरुचि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया। पुस्तक में रमेश जी के संघर्षपूर्ण समर्पण में जीवन, राष्ट्र सेवा के प्रति उनकी निष्ठा और संघ कार्यों में उनके योगदान को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता,
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि शाखा केवल 1 घंटे की नहीं होती, उसके पीछे कार्यकर्ताओं के 23 घंटे का सतत परिश्रम होता है। उन्होंने ये भी कहा कि संघ के स्वयंसेवक दिन रात देश हित में कार्य करते हैं। यह आयोजन न केवल स्वर्गीय रमेश प्रकाश जी की जीवन यात्रा पर आधारित पुस्तक का लोकार्पण था, बल्कि समाज को प्रेरणा देने वाला संदेश भी था कि समर्पण, सेवा और संगठन से ही सशक्त भारत का निर्माण संभव है। आईआईटी खड़गपुर ने आज अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। छात्रों से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यदि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को देश के उत्थान के साथ जोड़ते हैं तो आपके करियर की सफलता देश की सफलता में भी मददगार साबित होगी। उन्होंने कहा कि आज का युवा जब साल 2050 में अपने करियर की सफलता पर होगा तो उस समय देश की अर्थव्यवस्था $25 ट्रिलियन की होगी। If you align your ambitions with India's rise, the peak of your careers will unfold alongside the peak of India's power. By 2050, when you are in your prime, you will be part of a $25 trillion Indian economy, shaping global debates, writing the rules, and setting the pace for the future. खेलों को देश में नया आयाम देने में प्रसार भारती की भूमिका हरदम खास रही है और अब एक और नई पहल सामने है। यह प्रयास है क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ। क्रिकेट की बात, क्रिकेटर्स के साथ हर खिलाड़ी से जुड़ी छोटी बड़ी बातों को समेटे द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो बहुत जल्द अब आकाशवाणी सहित दूरदर्शन के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर सामने होगा। देश में क्रिकेट के खेल की क्या अहमियत है इसे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके पसंदीदा क्रिकेटर्स और जिन्हें देख देख कर आप बड़े हुए हैं, उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को एक कड़ी के रूप में पेश करने की बड़ी तस्वीर अब दूरदर्शन पर द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो के रूप में सामने होगी। इस कड़ी में नई दिल्ली में इसके तहत एक स्पेशल प्रीमियर आयोजित किया गया, जहां प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत सहगल और सीईओ गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे। As a entertainment house, we must provide interesting and knowledgeable content, and I'm very happy that ex-cricketers are joined and they have joined here in this endeavor, and I hope that the 104 episodes that they will run, they should bring good TRPs. Great Indian Cricket Show is being launched, and I'm sure this will bring audiences the pleasure and joy of not only the game itself, but also the records that seem to be getting broken with unfailing regularity these days. इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर्स की मौजूदगी ने भी इस कार्यक्रम को खास बना दिया। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल, मुरली कार्तिक, चेतन शर्मा, आकाश चोपड़ा ने प्रसार भारती की इस पहल को खेल के दीवानों के लिए बड़ा कदम बताया। खिलाड़ी वो हैं जो जिनके ऊपर ये बीती है या जिन्होंने बहुत करीब से उस इवेंट को देखा है, वो हैं जिन्होंने इसको कवर किया है। अगर आप कुछ जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोशिश है कि उस प्रकार के एक शो की तैयारी की जाए जिसमें ये सभी पहलू जो हैं उनको कवर किया जाए। क्रिकविज के सहयोग से दूरदर्शन पर द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो के 104 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे, जो आकाशवाणी सहित डीडी स्पोर्ट्स, प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी प्रसारित होगा। कुल मिलाकर क्रिकेटर्स की लाइफ और उनकी जिंदगी के अहम लम्हों को समेटे ये शो दर्शकों को एक ऐसे रोमांच का एहसास कराएगा जिसकी एक एक कहानी से क्रिकेट प्रेमी खुद को जुड़ा पाएगा। तैयार हो जाइए क्रिकेट के इस दमदार शो के लिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको हर कुछ एक नया एहसास कराएगा। क्रिकेट की बातें होंगी, क्रिकेटर्स की बातें होंगी और यहाँ तक कि उनकी क्या कुछ रणनीतियां रहीं मैच में जाने से पहले, क्या कुछ उनके अंदर ख्यालात रहे एक दूसरे के प्रति, इस सब का खुलासा इस शो के अंदर सामने देखने को मिलेगा। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं गौरव कुमार, टीडी न्यूज़, दिल्ली।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।